हेलो बच्चे लोग, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कैश बुक एंड अदर बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैश बुक होता क्या है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डीप में जाकर के समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे जैसे बिजनेस आपकी एक्सपैंड होती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको हर ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना, है ना। हर ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना, रिकॉर्ड करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है कि फॉर क्विक एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जर्नल को हम सब डिवाइड कर देते हैं स्पेशल जर्नल्स में। यानी यहाँ पर सब डिवीजन हो रहा है ये प्राइमरी बुक ही, लेकिन इसका हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं फर्दर बुक्स में। तो ये जो बुक्स हैं, मैनी ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिपीटेटिव इन नेचर, कई सारे तो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार होते रहते हैं। सो दे कैन बी इजीली रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल्स, इसलिए उसको स्पेशल जर्नल में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हर एक मिंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ सिमिलर नेचर, तो ये जो होंगे वो सारे सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हों सबको एक ही बुक में डालो, जितने भी क्रेडिट सेल्स हों ट्रांजेक्शन्स हो इसको अनदर बुक में डालो, जितने भी क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स हो उसके लिए दूसरी एक किताब और ले लो। तो इस तरीके से जितने भी मतलब सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स उसके लिए अलग अलग बुक ले लो, वहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग करो। ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि हमको जब भी मर्जी तब हम उसका रिपोर्ट और रिकॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टोटल कैश कितना हुआ, टोटल से क्रेडिट सेल्स क्या है, टोटल क्रेडिट परचेज क्या है, ये हम पता लगा सकते हैं जिस मोमेंट पे चाहें उस मोमेंट पे। सो इन स्पेशल जर्नल्स को हम डे बुक्स या सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ट्रांजेक्शन्स दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी स्पेशल जर्नल आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जिसको हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। क्या याद रखना है कि जितने भी स्पेशल जर्नल्स हैं उनको डे बुक्स या हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, और वो सारे ट्रांजेक्शन्स जिनकी जगह इन बुक्स में नहीं होती उसको हम एक और दूसरी जगह पे रखते हैं जिसको हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, या इसको हम बुक ऑफ रेसिडुअल एंट्री भी बोलते हैं। बुक ऑफ रेसिडुअल एंट्री भी बोलते हैं, यानी कि जो बच गया उसको वहां पर लिख दो। तो कुछ डिफरेंट स्पेशल पर्पस बुक्स हैं, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, आपके लिए लिखा है मैंने कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। कैश बुक में सारे ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कैश के खर्चे या कैश की आमद, कैश आ रहा हो या कैश जा रहा हो, सबको कैश बुक में करेंगे। ऐसे ही परचेज बुक में क्या करेंगे, परचेज बुक में क्या करेंगे, जितने भी क्रेडिट परचेज हैं, परचेज बुक में क्या करेंगे, जितने भी क्रेडिट परचेज हैं सबको यहाँ पर लिखेंगे। परचेज रिटर्न में जितने भी रिटर्न्स हैं, जितने भी परचेज रिटर्न हैं, चाहे वो कैश परचेज वाले रहे हों, चाहे वो क्रेडिट परचेज वाले रिटर्न रहे हों, जो भी रिटर्न है, चाहे वो कैश परचेज वाले रिटर्न रहे हों, चाहे वो क्रेडिट परचेज वाले रिटर्न रहे हो, सबको कहाँ पर, परचेज रिटर्न बुक में। ऐसे ही सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, खाली क्रेडिट सेल्स, समझ गए, क्योंकि कैश सेल्स तो कैश बुक में आ जाएगा। सेल्स रिटर्न में फिर से वही, जितने सारे कैश के खरीदे बेचे हुए थे और जितने सारे आपने क्रेडिट के बेचे हुए थे, उधार के थे, जो वापसी आ गए उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो फाइनली जो बच गया, बुक ऑफ रेसिडुअल एंट्री, यानी अगर आपके पास में कोई इन सब छूट गया, इनसे छूट गया, यानी इनमें अगर जगह नहीं मिली, जो ऊपर आपने पढ़े उनमें अगर जगह नहीं मिली तो उनको कहाँ पर लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। ना कि एक, क्योंकि ये ना कैश के ट्रांजेक्शन्स होंगे, ना ही कोई ये परचेज है जो रेगुलर परचेजेज आपके हैं, ना ही ये रेगुलर परचेज हैं, ना ही ये रेगुलर सेल्स हैं, ये तो कुछ और ही हैं, है ना, ये अलग हैं। जैसे आपने मशीन खरीदी, उधार में खरीदी, आपने एक मशीन खरीदी, उधार में खरीदी, अब इसका मशीन तो एसेट होता है, ना ही ये रेगुलर परचेज है, ना ही ये रेगुलर
रेगुलर एक्टिविटी है, नहीं आपने कैश में ख़रीदा है, तो फिर इसकी जगह कहाँ बनती है? एक अलग सी किताब बनेगी जिसको हम जर्नल प्रॉपर कहेंगे, वहाँ पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपने पढ़ा था वो था आपका कैश बुक। तो कैश बुक को देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। कैश बुक इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। यानी कैश बुक में क्या करना है, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स जो कैश रिसिप्ट्स हों या कैश पेमेंट्स हों उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये स्टार्ट होगा अगर आपके पास में कोई कैश या बैंक बैलेंस हो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में। आपका कैश या बैंक बैलेंस बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, इससे ये शुरू होगा। शुरू होने के बाद जनरली इट इज़ मेड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है ना, ये एक बहुत ही पॉपुलर बुक है और मेंटेन बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे बड़े हों छोटे हों, प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो। ये क्या पर्पस सर्व करता है? पर्पस ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर। ये दोनों का पर्पस सर्व करता है, जर्नल और लेजर दोनों का। यानी जिस कंपनी में कैश बुक बनती है उसको कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड नो सेपरेट अकाउंट फॉर कैश और बैंक इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, ये हॉल ऑफ फेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कैश बुक बनाते हो तो ना ही आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत है और ना ही आपको सेपरेटली कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है ना, ना ही आपको जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत है और ना ही कोई आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। अब आप देखो सर, मैंने कहा टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है, तो दो टाइप के कैश बुक है। एक होता है जनरल पर्पस कैश बुक और एक होता है पेटी कैश बुक। ठीक है, दो टाइप के कैश बुक होते हैं, एक जनरल पर्पस कैश बुक और एक होता है पेटी कैश बुक। ठीक है, जनरल पर्पस कैश बुक। अब जनरल पर्पस कैश बुक में भी दो टाइप के कैश बुक के बारे में आपको पढ़ना है। क्लास 11th में दो टाइप के कैश बुक के बारे में आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है सिंगल कॉलम कैश बुक और दूसरा पढ़ना है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम होता है और वो होता है कैश का कॉलम, और वो फॉर्मेट यहाँ पर देखिए मैंने लिखा, द सिंगल कॉलम कैश बुक records all cash transactions of the business in a chronological order. That is, it is a complete record of cash receipts and cash payments when all receipts and payments are made in cash by a business organization only. The cash book contains only one amount column on each debit and credit side. ठीक है ना, तो अगर कंप्लीट जब सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स कैश बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको कैश बुक प्रिपेयर करना होता है विद ओनली वन कॉलम, दैट इज कैश कॉलम ऑन बोथ द साइड्स, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में। ये फॉर्मेट है, यहाँ पर ये डेबिट है, इस तरफ क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पर ये डेट है, ये रिसिप्ट का साइड है। तो रिसिप्ट्स को आप यहाँ पर पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, और ये LF है और यहाँ अमाउंट हो गया। फिर से इस तरफ भी डेट, पेमेंट का साइड है ये, इसको आप पार्टिकुलर भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हो गया कि जो राइट साइड होएगी वो पेमेंट की साइड होएगी और जो लेफ्ट साइड होएगी वो रिसिप्ट की। जितने भी कैश रिसिप्ट होंगे वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और जितने भी आपके पेमेंट्स होंगे सारे के सारे राइट साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आप अमाउंट भी लिख सकते हो, यहाँ पर कैश भी लिख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख दिया ना, ये अमाउंट लिख दिया, इस जगह पे आप सिंगल कॉलम है तो कैश का कॉलम हो गया, यानी कैश आप लिख देंगे, कैश और रुपीस का साइन आप दे देंगे। बात समझ में आ रही है? पार्टिकुलर इधर हो गया रिसिप्ट, इधर हो गया पेमेंट, और कैश का कॉलम है तो कैश दोनों साइड में लिख के दिखा दिया। पोस्टिंग ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक, तो जो ऊपर आपने फॉर्मेट देखा उससे ये पता चलता है, ये जो आपने फिगर ऊपर देखा या जो आपने फॉर्मेट ऊपर देखा, फ्रॉम द अबव फिगर बोलो या फ्रॉम द अबव फॉर्मेट बोलो, क्या बात है आप यहाँ पर निश्चित कर सकते हो कि यार द लेफ्ट साइड द कैश बुक शोज द रिसिप्ट ऑफ द कैश, वेयर द राइट शोज द पेमेंट्स इन द कैश. Accounts appearing on the debit side for the cash book are credited in the respective ledger accounts because cash has been received in respect of them.
Similarly, all the account names appearing on the credit side of the cash book are debited as cash check has been paid in the cash, not check has been paid in respect of them, because ये कैश बुक है और ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जिसमें दोनों तरफ कैश के कॉलम्स हैं। इसी तरीके से आप डबल कॉलम कैश बुक देखोगे। अब इसमें फ़र्क क्या हो जाता है, तो जो कैश बुक का कॉलम था ना, साथ में एक बैंक का भी कॉलम होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ कैश बुक क्या कहा मैंने, देयर आर 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक। In fact, nowadays bank transactions are very large in number, so in many organizations as far as possible all receipts and payments are affected through bank. So businessman generally opens a current account with the bank. याद रखना है कौन सा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट। बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है बैंक के साथ। बैंक्स डू नॉट अलाउ एनी इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस इन द करंट अकाउंट। ये भी आपको याद रखना है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट अलाउ नहीं करती। जो भी बैलेंस है करंट अकाउंट में उस पर बैंक इंटरेस्ट नहीं देती, उल्टा बैंक अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करती है। चार्ज ए स्मॉल अमाउंट, इसको हम इंसिडेंटल चार्जेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बोलते हैं। जब आप कैश या चेक जमा करते हो बैंक में तो एक फॉर्म भरते हो जिसका नाम होता है पे इन स्लिप। इसमें एक काउंटर फॉइल भी होता है। काउंटर फॉइल का मतलब होता है कि एक पोर्शन जो है वो बैंक अपने पास में रख लेगी, ऐसे होगा, ये बैंक रख लेगी, छोटा वाला टुकड़ा आपको दे देगी, आपके पास में एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने उस दिन चेक जमा किया या बैंक जमा किया, और वहाँ पर कैशियर का सिग्नेचर हो जाता है, रिटर्न कर देता है। बैंक जो है ब्लैंक चेक फॉर्म्स आपको इश्यू करती है अकाउंट होल्डर को मनी विड्रॉ करने के लिए। डिपॉजिटर क्या करता है, राइट्स द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द वर्ड्स पे प्रिंटेड ऑन द चेक। तो वो चेक लिखने का तरीका है। चेक फॉर्म्स हैव द प्रिंटेड वर्ड बियरर विच मीन्स पेमेंट इज टू बी मेड टू द पर्सन हुज नेम हैज बीन रिटन ऑन द वर्ड्स पे और द बियरर ऑफ द चेक। तो दोनों का, जो बियरर है जिसके हाथ में चेक है वो, या जिसका नाम पे के बाद लिख दिया, पे टू ABC। द वर्ड बियरर इज स्ट्रक ऑफ बाय ड्रॉइंग अ लाइन, द चेक बिकम्स एन ऑर्डर चेक। अगर बियरर को स्ट्रक ऑफ कर देंगे तो ये चेक जो हो जाएगा वो ऑर्डर चेक हो जाएगा। याद रखना है ये सब चीज़ें। It means payment is to be made to the person whose name is written on the check or to his order after proper identification। तो या तो उसका नाम लिखा हुआ या उसके ऑर्डर पर किसी दूसरे को भी दे सकते हो आप प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ। चेक्स आर जनरली क्रॉस्ड इन प्रैक्टिस। द पेमेंट ऑफ क्रॉस चेक कैन नॉट बी मेड डायरेक्ट टू द पार्टी ऑन द काउंटर। ये सिर्फ बैंक के थ्रू होता है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। जब 2 पैरेलल लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर देते हो चेक पे तो इसको हम क्रॉस चेक बोलते हैं। बहुत सारे टाइप के क्रॉसिंग्स हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत सारे टाइप की क्रॉसिंग्स है जिसको हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग, द अमाउंट ऑफ द चेक कैन बी डिपॉजिटेड ओनली इन द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द चेक। 1 मार्कर के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इसको इग्नोर मत करो यार। तुम सीधे जंप करते हो कैश बुक का, सर क्वेश्चन करा दो। अरे बेवकूफ़ों, पहले ये देखो, पहले जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। When the name of the bank is written between 2 parallel lines, ये 2 पैरेलल लाइन से यहाँ पर लिख दिया मैंने पंजाब नेशनल बैंक, PNB लिख दिया। इसका मतलब ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गया और सिर्फ पेमेंट उसी बैंक से हो सकता है जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। स्पेशल क्रॉसिंग हो गया। अ चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द पेई, है ना, उन हुज फेवर द चेक हैज़ बीन ड्रॉन टू अनदर। इसको हम कहते हैं, ऐसे चेक को हम क्रॉस इज नॉट क्रॉस्ड अकाउंट पे ओनली, तो ये क्रॉस नहीं होता। बेयरर चेक कैन बी पास्ड ऑन बाय मेयर डिलीवरी, बेयरर चेक को सीधे दे दो किसी को। ऑर्डर चेक जो होता है कैन ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट, ऑर्डर चेक जो होगा वो इंडोर्समेंट से होगा। आप ये ऑर्डर चेक किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो बाय वहाँ पर नाम लिख के, ठीक है ना, साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक। When the number of bank transactions is large, it is convenient to have a separate amount column for bank transactions in the cash book itself instead of recording them in the journal. इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन आपको बैंक अकाउंट के पोजीशन का टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और जस्ट लाइक कैश ट्रांजेक्शन्स, ऑल पेमेंट्स टू द बैंक आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑल विड्रॉल पेमेंट्स थ्रू द बैंक आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड। यानी कि इस तरफ सारे बैंक के रिसिप्ट्स हो जाएंगे और इस तरफ सारे बैंक के थ्रू जो भी पेमेंट्स होंगे वो सारे इस तरफ हो जाएंगे।
समझ में आई बात? यानी जो तुमने कैश बुक का फॉर्मेट देखा ना सिंगल कॉलम वाला, उसी में सेम कैश के साथ साथ यहाँ देख लो, मैं दिखाता हूँ तुमको। जब कैश डिपॉजिट करोगे और विड्रॉ करोगे, बोथ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। दिस इज बिकॉज बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयर इन द कैश बुक इटसेल्फ। व्हेन कैश इज पेड इनटू द बैंक, द अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड इन द बैंक कॉलम। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं यार। मैंने कहा व्हेन कैश इज पेड इनटू, जब बैंक में कैश जमा कराओगे तो इसको तुम डेबिट साइड में, रिसिप्ट वाले साइड में बैंक कॉलम में लिखना, और एट द सेम टाइम उसी टाइम कैश जमा कर रहे हो तो कैश घट रहा है तो क्रेडिट साइड में जाकर के कैश कॉलम में लिख देना है, राइट साइड इन द कैश कॉलम। देखिए यहां पर क्या लिखा, द रिवर्स एंट्रीज आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर यूज इन द ऑफिस। तो इसी की रिवर्स, यानी कि उस समय क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में बैंक टू बैंक लिखोगे, अमाउंट लिखोगे कैश कॉलम में, और क्रेडिट साइड में बाई कैश लिखोगे, अमाउंट लिखोगे बैंक में। और इसके अगेंस्ट आप एक लेटर यूज करते हो, लेटर लिखते हो सी का, सी नाम का लेटर लिखते हो, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। और ये लेटर कहाँ लिखते हो, एलएफ में लिखते हो। इसका मतलब हो गया, इंडिकेट क्या करता है, दीज एंट्रीज आर नॉट टू बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, यानी ये एंट्रीज लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करनी है। द बैंक कॉलम इज बैलेंस, उसी तरीके से जैसे कैश कॉलम तुम बैलेंस करते हो। तो कैश में कैश, जो कैश कॉलम होगा ना बेटा, कैश कॉलम, तो कैश का निगेटिव बैलेंस नहीं होगा, लेकिन बैंक कॉलम का निगेटिव बैलेंस हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? कैश कॉलम का या तो कैश होगा या कैश नहीं होगा, कैश नेगेटिव में नहीं होगा। होगा क्या कभी? कभी तेरे पास -10 रुपये होते हैं, -10 रुपये नहीं होते ना, या तो 0 रुपये होते हैं या 10 रुपये होते हैं। तो या तो 0 होएगा या प्लस होएगा, तो उसकी नेगेटिव नहीं होगा, यानी उसका कोई ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। लेकिन बैंक का हो सकता है, बैंक का नेगेटिव बैलेंस जा सकता है तुम्हारा बैंक में 1 रुपया नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि तुमने चेक इशू कर दिया, तो बैंकर ने क्या किया, तुम्हारी औकात को देखते हुए, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए बैंक ने वो चेक पास कर दिया, और बैंक ने अपनी जेब से पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल के चेक को क्लियर कर दिया। उस समय तुम उतने से डाउन चले गए, माइनस में चले गए ना, तो वहाँ ये हो सकता है। इसी बात को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, इसको देखो। However, in the bank there can be credit balance also because of overdraft taken from the bank. Overdraft क्या सिचुएशन होती है? When cash withdrawn from the bank exceeds the amount of deposit. समझ में आई? Entries in respect of checks received should be made in the bank column of the cash book. When a check is received, it may be deposited into the bank on the same day or it may be deposited on another day. दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ये सेम डे हो गया तो उसी दिन कैश बुक में इसको रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन ये अगर दूसरे डे हुआ तो चेक इन हैंड होगा एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। याद रखना है, ये on that date the receipt is on the date of receipt it is treated as check in hand and hence not recorded in the cash book. ये भी याद रखना है तुमको। On the day of deposit to the bank it is shown in the bank column on the receipt side. ठीक है, ये बात याद रखनी है। साथ में क्या याद रखनी है कि इफ अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर इज डिसऑनर्ड, जिस चेक को तुमने रिसीव किया कस्टमर से वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक क्या करेगा, इस डिसऑनर्ड चेक को रिटर्न कर देगा और फर्म के अकाउंट को डेबिट कर देगा। बैंक के पास जो तुम्हारी पासबुक है वहां पर इसको डेबिट कर देगा। और रिसिप्ट साइड ऑफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच चेक और इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक, जब तुमको यह खबर मिलती है और या वो चेक तुमको जब बैंक वापस कर देती है तो तुम क्या करोगे, द फर्म क्या करेगी, मेक एन एंट्री ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय एंटरिंग द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर्ड चेक इन द बैंक कॉलम एंड द नेम ऑफ द कस्टमर इन द पर्टिकुलर कॉलम। याद रखना यार, डिसऑनर हो गया, बैंकर ने तुमको इंटीमेट कर दिया कि भाई देखो ये तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया, तो तुम क्या करोगे, क्रेडिट साइड में जाकर के जिस पार्टी का वो चेक था उसका नाम लिखोगे और बैंक कॉलम में अमाउंट भर दोगे। बात खत्म, समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है। If the bank debits the firm on account of interest, commission or other charges for bank services, the entry will be made on the credit side in the bank column. ध्यान से देखें कि अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई कमीशन है जो बैंक तुमसे चार्ज कर रहा है, तो बैंक क्या करती है, अपने पास जो तुम उसके पास जो पासबुक है तुम्हारी उसमें डेबिट साइड में वो लिख देती है। तो जब तुमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम इसी चीज़ों को क्या करते हो, तुम इन्हीं चीज़ों को क्रेडिट साइड में डाल देते हो। ठीक है ना? अगर कभी बैंक तुम्हारे फर्म के अकाउंट को क्रेडिट करती है तो एंट्री किधर करते हो,
डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक में अप्रोप्रिएट कॉलम में यानी बैंक कॉलम में कर देते हो। जैसे कई बारी तुमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी शेयर खरीदे हुए थे, तो तुम्हारे शेयर के पैसे जो है ना डिविडेंड आए वो बढ़ गए, तो बैंक ने वहाँ क्रेडिट कर दिया तुम्हारे पासबुक में। तो तुमको जब इंटीमेशन मिला तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे लिए बैंक बढ़ गया तो तुम कहाँ दिखाओगे, रिसिप्ट हो गया बैंक का, तुम कहाँ दिखाओगे, डेबिट कॉलम में दिखाओगे। समझ गए बात। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब देखो यहाँ पर ये कैश बुक का फॉर्मेट हमने यहाँ पर डालने की कोशिश की है डबल कॉलम की। यहाँ हो गया डेट बंधु, ये डेबिट का कॉलम है। ये रिसिप्ट यानी यहाँ पर तुम पार्टिकुलर लिख सकते हो, यानी वैसे इसको क्या समझना है कि भैया ये रिसिप्ट साइड है। LF हो गया कैश बैंक कॉलम, देख रहे हो, फिर डेट, फिर यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिख दो, और ये वाली साइड जो है ना ये पेमेंट वाली साइड है। समझ में आ रही है बात। LF, फिर ये कैश हो गया और ये बैंक कॉलम हो गया, ये क्रेडिट वाला साइड हो गया। तो ऐसे करके तुम अपना क्या करोगे, कैश बुक का डबल कॉलम प्रिपेयर करोगे। कहानी समझ में आ गई। तो कैश बुक समझ में आ गया तुमको, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगली क्लास में हम पेटी कैश बुक के ऊपर चर्चा करेंगे, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक के ऊपर चर्चा करेंगे, और तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।